हेलो फ्रेंड्स, यस के पाठशाला चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है 9 तारीख और 9 तारीख का सेकंड शिफ्ट का आरपीएफ कांस्टेबल का जितने भी क्वेश्चन मिला है मैं उसको लेके आपके सामने आया हूँ। ठीक है, तो चलिए, जो बच्चे नए हैं वो जान लेंगे कि एक आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसका सेकंड शिफ्ट का आज के सेकंड शिफ्ट का सारा क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि रियल एकदम ऑथेंटिक है। आप जो बच्चे दे के आए होंगे उनको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन रियल है या नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। भारत में 42वां संविधान संशोधन। मैं तो एक क्वेश्चन को बताते बताते थक गया। हमेशा 42वां संविधान संशोधन पूछ रहा है, 42वां, 86वां, 74वां। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस सन में पारित किया गया है? तो 1976 इसका सही आंसर होगा। अब देख लीजिए 42वां संविधान संशोधन में था क्या। तो इस संविधान में भाग 4 का ए यानी मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था और इसके साथ ही साथ प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन से शब्द थे? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और राज्य की अखंडता शब्द को जोड़े गए थे। यह पहले संविधान में नहीं था, इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। देखिए 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, लघु संविधान। ठीक है, उम्मीद है इतना फैक्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पंचवर्षीय योजना से भी जितने भी क्वेश्चन आया मैं उसको भी बता दिया। पहला, दूसरा, तीसरा जो भी क्वेश्चन बन रहा है मैं उसको पूरा बताया। ये भी क्वेश्चन इससे प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने बताया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है या उस पर किस पर जोर दिया गया था? तो देखिए पहले कृषि पर जोर दिया गया था, फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना पर इंडस्ट्रीज पे, उद्योग पे जोर दिया गया था। ठीक है, और पहली जो पंचवर्षीय योजना थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस पे? हेराल्ड डोमर मॉडल पर। और जो सेकंड पंचवर्षीय योजना थी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो आइए अब फैक्ट देखते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना ने उद्योग पे, किस पे? मुख्यतः उद्योग पे फोकस किया गया था। मुख्य रूप से भारी उद्योग पर ध्यान दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना ने तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया था। और पूछेगा कि किस मॉडल पर आधारित थी, तो मैंने बताया था इसको पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। चलिए फैक्ट सभी को समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। उदार शक्ति अभ्यास जो कि 2024 में हुआ था, किन देशों की वायुसेना के बीच द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास है? देखिए एक तो भारत होगा, एक तो कंफर्म है, दूसरा रॉयल मलेशिया वायुसेना का था। ठीक है, तो मलेशिया आपका ऑप्शन में था, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भारतीय वायुसेना प्लस मलेशियाई। ये 9 अगस्त 2024 तक मलेशिया के कुआंटन में स्थित रॉयल मलेशिया में किया गया था। तो ये मलेशिया इसका सही आंसर हो जाएगा। 36वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के किस राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? देखिए सिक्किम को दिया गया था। 36वें संविधान ने सिक्किम को भारत संघ का पूर्ण राज्य बना दिया था और 10वीं अनुसूची को शामिल कर लिया गया था। 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975 को हुआ था। देखिए ये भी पूछता है सिक्किम राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो 1975 में की गई थी। किस संविधान संशोधन से? तो 36वें संविधान संशोधन से। पहले सिक्किम अपने देश में राज्य मतलब राज्य का दर्जा उसको नहीं प्राप्त था, अपने देश में नहीं था। उसको कब शामिल किया गया? 36वें संविधान संशोधन के थ्रू 1975 में। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए पूछा ना पहला पंचवर्षीय योजना, तो पहले बताया था कृषि और दूसरा उद्योग। तो इस पर किस पर फोकस होगा? कृषि पर। तो पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कृषि विकास था। इस योजना का लक्ष्य क्या था? 2.1%, जबकि विकास दर प्राप्ति 3.6% थी। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 में कैमला हैरिस के किस पार्टी से चुनाव लड़ी थी? तो जो कैमला हैरिस थी वो डेमोक्रेटिक पार्टी की थी। उनको कितनी सीट जीती थी? तो 226 सीट उनको मिला था। डोनाल्ड ट्रंप फिर से अमेरिकी के राष्ट्रपति चुने गए हैं। अभी प्रेजेंट में देखेंगे तो कौन है? डोनाल्ड ट्रंप ही है। ठीक है, उन्हें 50 राज्यों की 538 में से 295 सीटें मिली हैं। बहुमत के लिए 270 सीटें चाहिए थी, उनको कितना मिला था? 295। तो किसकी सरकार बन गई इस समय?
डोनाल्ड ट्रंप की। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप जी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन करता है? केंद्र शासित प्रदेशों के, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। किसके थ्रू करते हैं? केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल नियुक्त कर देते हैं या फिर कोई प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है, जो कि डायरेक्ट रिपोर्ट किसको करता है? राष्ट्रपति जी को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री किसके अध्यक्ष होते हैं? देखिए आर्टिकल 263 में दिया गया है अंतर्राज्यीय परिषद, ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद। ये क्या करता है? केंद्र और राज्यों के बीच संबंध के बीच को स्थापित करता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। ठीक है, आर्टिकल 263 में इसका उल्लेख किया गया है। और इसका अध्यक्ष पूछा है तो देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं वही अंतर्राज्यीय परिषद के हेड होते हैं। तो हम देखेंगे इसको। अंतर्राज्यीय परिषद भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 में प्रावधान के आधार पर गठित एक संवैधानिक निकाय है और इसके हेड कौन होते हैं? तो देश के प्रधानमंत्री इसके हेड होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, हारमोनियम किस वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है? देखिए तत्वाद ऑप्शन में था, सुशीरवाद और दो ऑप्शन में कोई था। ठीक है, तो इसका सही आ जाएगा सुशीरवाद, क्योंकि हारमोनियम से कितना मधुर साउंड निकलता है, ठीक है, सुरीली आवाज निकलता है, इसलिए सुशीरवाद कोरिलेट करके पढ़ा रहे हैं। आम्रवर्षा, ठीक है, किस राज्य में होती है? देखिए यह केरल में भी होती है, कर्नाटक में भी होती है, तो जो ऑप्शन में था उसी को आप मार दीजिएगा। गर्मियों के अंत में होने वाली मानसून से पहले की वर्षा है, जब मानसून आती है उससे पहले की वर्षा है, उसको आम्रवर्षा कहते हैं। इन्हें आम्रवर्षा के रूप में जाना जाता है। तो होती कहाँ है? केरल और कर्नाटक दोनों में। तो जो ऑप्शन में होगा आप देख लीजिएगा। 2024 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन से नए खेल को शामिल किया गया था? देखिए छठे खेलो इंडिया यूथ गेम में कुल कितने खेल? 26 खेल विविधताओं और प्रतिस्पर्धा की जा रही है। ठीक है, इसमें देखिए इसके अलावा इसमें क्षेत्र के पारंपरिक खेलों को स्थान दिया गया है, जिसमें कलराई पट्टू, गतका, तांग था, कबड्डी, योगासन आदि पहली बार तमिलनाडु के मूल खेल सिलंबम को प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया जा रहा था। स्क्वैश भी इसमें शामिल है। तो मैंने ये पूरा खेल बता दिया हूँ और इसमें से जो ऑप्शन में रहा होगा आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिमाचल प्रदेश की जनजाति पूछा था। तो हिमाचल प्रदेश में कितनी 7 जनजातियाँ प्रमुख रूप से पाई जाती हैं? तो वो कौन कौन सी जनजातियाँ हैं? तो किन्नौर जनजाति, गुज्जर जनजाति, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, गुज्जर जनजाति और लाहौरी जनजाति, गद्दी जनजाति। ठीक है, यही आंसर होगा। गद्दी जनजाति मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में ही पाई जाती है। सांगला जनजाति, पंगवाल जनजाति और खंबा जनजाति। तो इसका ऑप्शन में था गद्दी जनजाति, यही हो जाएगा आपका आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम ऑफ लखनऊ, किसे कहते हैं? बेगम हजरत महल को। ठीक है, तो लखनऊ से 1857 की क्रांति का विद्रोह का जो हेड थी या नेतृत्व की थी बेगम हजरत महल की थी। देखिए 1857 से क्रांति हमेशा पूछ रहा है ना कि कहाँ से कौन नेतृत्व किया था, तो उसको मैं लिस्ट बनाया हूँ, आप उसको देख लीजिए। देखिए बैरकपुर से मंगल पांडे, ठीक है, कानपुर से नाना साहब, ठीक है, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, इलाहाबाद से लियाकत अली खान थे, बरेली से खान बहादुर खान थे और मथुरा से सेवी सिंह था और जगदीशपुर से कुंवर सिंह। देखिए इसको नहीं याद करेंगे चलेगा, इसको नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन इलाहाबाद याद कर लीजिएगा, जगदीशपुर इंपॉर्टेंट है, झांसी, कानपुर और बैरकपुर। लखनऊ को तो जानते ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, चिन्हट का युद्ध 1857 में लड़ा गया था। ठीक है, पूछा है कब लड़ा गया, मतलब कहाँ लड़ा गया था। चिन्हट की लड़ाई 30 जून 1857 को, कब? 30 जून 1857 को ब्रिटिश सेना और भारतीय विद्रोहियों के बीच लड़ा गया था। ठीक है, कहाँ पर? चिंताहाट, अवध, लखनऊ। लखनऊ ऑप्शन में था, यही आपका हो जाएगा। लखनऊ के पास इस्माइलगंज में लड़ी गई थी, तो लखनऊ आपके ऑप्शन में था, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चिन्हाट का 30 कब लड़ा गया था? 1857 में। तो पूछा नहीं था, पूछा कहाँ लड़ा गया था, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? लखनऊ। ठीक है, पॉइंट समझ में आया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग।
ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। देखिए ये तो परमाणु क्रमांक होगा, अगर भार पूछेगा ना तो इसी का डबल कर दीजिएगा, 8 दूनी 16। अप्रॉक्स पहुँच जाएंगे, एग्जैक्ट तो हर मतलब इसका डबल करेंगे तो उसका परमाणु भार तक पहुंच जाएंगे, लेकिन एग्जैक्ट थोड़ा सा पॉइंट का इधर उधर डिफरेंट आएगा। जैसे ये परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन का 8 है ना, तो इसका डबल किए 16। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है, 16 पहुंच गया ना। तो जिसका भी परमाणु क्रमांक दिया है उसको परमाणु भार तक पहुंचने के बस 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, लगभग में उसके पहुंच जाएंगे। ऑक्सीजन के परमाणु क्रमांक का द्रव्यमान कितना होता है, 2.66 इंटू 10⁻23 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इतरेड ब्राह्मण का संबंध किस वेद में है। देखिए इतरेड ब्राह्मण का जो है ना उल्लेख अपने ऋग्वेद में है। ठीक है, सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है, उसी में इसका उल्लेख किया गया है। इतरेड ब्राह्मण कौशितकी ब्राह्मण का संबंध ऋग्वेद से है। ठीक है, किस वेद से, तो ऋग्वेद से। जबकि तैतरीय व शतपथ ब्राह्मण का संबंध यजुर्वेद से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कौन सा कंप्यूटर लॉन्च किया गया है। देखिए मोदी जी ने 3 परम रुद्ध कंप्यूटर का लॉन्च किया है। कहा, तकनीकी उन्नयन से गरीबों को सशक्त बनाया जाएगा, तो इसका कौन सा है, परम रुद्ध कंप्यूटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, यही मोदी जी ने लॉन्च किया। 1857 के विद्रोह के दौरान सैनिकों के द्वारा भाषण में कौन सी भाषा बोली जाती थी तो जानते हैं ये हिंदी, और उस समय का अभी भी हम लोगों के देश में मुसलमान बहुत लोग भाई लोग हैं, तो इसमें उर्दू भी बोली जाती है, हिंदी प्लस उर्दू। तो 1857 के विद्रोह के दौरान सैनिकों ने एक हिंदी भाषा यूज किया था और उर्दू भाषा में भाषण दिए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांसे की नर्तकी, हिस्ट्री पढ़ेंगे तो देखिए पाकिस्तान का एक सिंध प्रांत के मोहनजोदड़ो में मिली थी। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो पूछेगा कहाँ है, तो पाकिस्तान के किस प्रांत में, सिंध प्रांत। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था, रखलदास बनर्जी ने किया था। ठीक है, 1922 में। ठीक है, और पूछेगा किस नदी के तट पर है, तो ये सिंधु नदी के तट पर है। किस नदी के, सिंधु नदी के तट में। वही मैं पूछ दूं हड़प्पा आपका किस नदी के तट पर है, तो रावी नदी के तट पर है। ठीक है, हड़प्पा की खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था, 1921 में किया था। ठीक है, ये सब पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे। यह मूर्ति करीब 10.5 सेंटीमीटर लंबी है, इसे लास्ट वैक्स तकनीक का इस्तेमाल करके बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1857 की क्रांति में मेरठ क्रांति के बाद सैनिक कहाँ चले गए थे। देखिए तो दिल्ली की ओर चले गए थे, यही आपका आंसर हो जाएगा। वहाँ उन्होंने अन्य भारतीय सैनिकों और नागरिकों से मिलकर शहर पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद उन्होंने उत्तर पश्चिम प्रांतों के अवध और बड़े इलाकों पर कब्जा कर लिया था। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक जी थे। गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक पूर्णिमा संवत 19 अक्टूबर 1669 राय भोई की तलवंडी गांव, वर्तमान ननकाना साहिब, पंजाब, पाकिस्तान। ठीक है, यहीं पर हुआ था आपका किसका, गुरु नानक जी का जन्म। कब हुआ था, तो 1469 ईस्वी को। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जिला अदालत के न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम कितने साल का अनुभव होता है। ठीक है, कम से कम 7 साल। कितना, कम से कम 7 साल आपको वकील बनना पड़ेगा और प्लीडर का अनुभव होना चाहिए। और इसके अलावा उच्च न्यायालय से नियुक्ति की सिफारिश भी लेनी होती है। ठीक है, हाई कोर्ट से आपको नियुक्ति की सिफारिश भी लेनी होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है। देखिए राष्ट्रपति, बहुत लोग इसका आंसर मारेंगे राज्यपाल, जो कि गलत होगा। ठीक है, राष्ट्रपति इसको रिमूव कर सकते हैं अपने पद से। देखिए तमिल, एक क्वेश्चन था कि जैसे तमिल का प्रमुख पूछा था कि ग्रंथ कौन है, तो तमिल के मैंने जो इम्पोर्टेंट ग्रंथ है उसको यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है, और जो बच्चे पेपर दे के आए होंगे वो अपना
इसमें से देख लेंगे कौन उनका सही जवाब होगा। देखिए, तो तिरुकुरल, तिरुवंतुरम कहाँ लिखा है यार, तिरुवंतुदर पुराणम और संगम साहित्य प्रमुख है। ये तमिल के प्रमुख ग्रंथ हैं। ठीक है। तमिल व्याकरण की कौन सी रचना है जिसे तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूदा रचना कहा जाता है? तो तुल्कापियम। ठीक है, ये सबसे पुरानी साहित्य है किसकी? तमिल की। अगले क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव है? देखिए, हरित क्रांति का जो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ पॉजिटिव इफेक्ट आता है तो कुछ का निगेटिव इफेक्ट भी आता है। तो पॉजिटिव इफेक्ट तो इसके बारे में बहुत पूछ लिया, तो निगेटिव इफेक्ट देख लीजिए क्या कह रहा होगा। भूजल स्तर में गिरावट आई होगी, मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट आई, बढ़ी हुई इनपुट लागत यानी खर्चा उसका बढ़ गया, मृदा क्षरण, प्राकृतिक जल संसाधन का दोहन, मानव और पशु स्वास्थ्य पर असर पड़ा था, भूमिहीनता, बेरोजगारी, कृषि रसायन का अत्यधिक इस्तेमाल। इसमें से जो भी आपको ऑप्शन में मिला होगा आप उसको टिक कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन क्या पूछा था, इसको थोड़ा समझिएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग बनाई गई थी। तो वो पेंटिंग किसने बनाई थी ये पूछा था। वो पेंटिंग सर जोसेफ नोएल पैटर्न ने बनाई थी। ठीक है, इन्होंने ही वो पेंटिंग बनाई थी। ठीक है, यह पेंटिंग इन मेमोरियम नाम से जानी जाती है। जोसेफ नोएल पेंटम एक स्कॉटिश कलाकार, चित्रकार और मूर्तिकार और कवि भी थे। ठीक है, देखिए, और एक क्वेश्चन पूछा था, जलोढ़ मिट्टी में कौन सी फसलें होती हैं? ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी में हमको लगता है चावल और गेहूं, यही ऑप्शन इसी में से एक दिया होगा, क्योंकि मैक्सिमम यही चावल ही दिया होता है ऑप्शन में। तो आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन यही था कि जलोढ़ मिट्टी में से निम्न में से कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो ये सभी फसलें जलोढ़ मिट्टी में उगाई जाती है। अब जो ऑप्शन में रहा होगा आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आज का पूरा क्वेश्चन। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हमको मिला था मैंने आपके सामने एकदम रियल और अच्छे से उसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, रिवाइज करते रहिए। देखिए, बीच में होली का फेस्टिवल पड़ रहा है। जिन बच्चों को होली के जस्ट सुबह या अगले दिन होगा वो अपना पढ़ाई पर फोकस रखेंगे। ठीक है, एंजॉय मत करने लगिएगा। ठीक है, थोड़ा सा करके उसके बाद अपना पढ़ाई पर फोकस। देखिए, बेरोजगारों का कोई होली दिवाली नहीं होता है। ठीक है ना, तो ठीक अपना मेहनत से पढ़ते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, हम फिर मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय।